हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता है। इसका नाम है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। पेपर में ये 4 से 6 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेटेज इतनी ही है, बट आ सकता है। ये ध्यान लगाइए इस कंसेप्ट पे और ध्यान से रिवीजन करना। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी या इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो जब हमने मटेरियल चैप्टर का रिवीजन करा था तो मैंने वहाँ पर पाया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका मतलब ये होता है कि एक बारी में मैं कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूं जिससे मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। वहाँ हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये पढ़ा था। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि ये ना दोनों सेम है। नहीं, सेम नहीं है, इनका मतलब में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम ये सीखते हैं कि एक यूनिट एक बार अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूं, कितने यूनिट का ऑर्डर एक बारी में प्लेस करूं जिससे मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। जबकि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ये कहता है कि एक बारी में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करूं, एक बारी में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करूं जिससे मेरी सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग, स्टोरेज या कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। तो वहां पर ऑर्डर प्लेस करने की बात होती थी, यहां पर प्रोडक्शन की बात होती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पर क्या कह रहा है? इट इज मेजर टू यूज डिटरमाइन। इट इज मेजर, ये हम इसलिए मेजर करते हैं। इट इज मेजर यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी प्रोड्यूस एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट इन अ गिवन बैच और प्रोडक्शन। तो एक बार अगर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करा तो मुझे एक बारी में कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे मेरी एवरेज कॉस्ट कम से कम आए। एवरेज कॉस्ट मतलब मेरी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। EBQ मॉडल इज सिमिलर टू EOQ मॉडल एज डिस्कस्ड इन मटेरियल चैप्टर। तो EBQ मॉडल और EOQ मॉडल सिमिलर है पर एक जैसा नहीं है, उसके तरह है। वहां पर हम एक बारी में कितने ऑर्डर प्लेस करूं उसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम एक बारी में कितने यूनिट का प्रोडक्शन करें, यहाँ पर इसकी बात होती है। तो मैंने हिंदी में भी लिखा है, देखना एक बार क्या रखा है। एक बारी में कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करूं जिससे मेरी सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आ जाए। तो EBQ के अंदर सर हमारे पास 3 टाइप की कॉस्ट होती है जो आपको ध्यान देनी है। पहली होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। वहां पर होती थी परचेज कॉस्ट, क्योंकि वहां पर सप्लायर से हम ऑर्डर देकर खरीद रहे थे, इसलिए वहां पर होती है परचेज कॉस्ट EOQ में। यहाँ पर होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ खरीद नहीं रहे, यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक साल में हमने जितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है उसकी टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। कह रहा है एक साल में हम जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। तो एक साल में हमने कितने यूनिट का प्रोडक्शन करा वो हमारी एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। इधर होती है सेटअप और प्रोसेसिंग कॉस्ट। देखिए सेटअप और प्रोसेसिंग कॉस्ट होता यह है कि जब जब मैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तब तक मेरे को मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़े। ऐसा नहीं होता कि एक बार मशीन सेट कर दी अब बनाते जाओ, यूनिट बनाते जाओ बनाते जाओ, ऐसा नहीं हो। तो जब जब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, जब जब मैं प्रोडक्शन करने चलूंगा, जब जब मैं प्रोडक्शन करूंगा, ऐसे ही मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करा तो स्टार्ट करने से पहले मुझे मशीन को सेटअप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्शन तो मैं कर रहा हूं। तो मशीन को सेटअप करना, मशीन को सेटअप करने की जो कॉस्ट होती है उसको सेटअप कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं। सेटअप कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं। refers to those costs incurred for setting up and processing operation before the batch production। जब भी मैं कोई यूनिट को प्रोडक्शन करूंगा, जब भी मैं कोई यूनिट प्रोडक्शन करना स्टार्ट करूंगा, लेट सपोज कि मेरे को 1 लाख यूनिट बनानी है। अब मैं एक बारी में 1000 यूनिट बना रहा हूँ। यह है EBQ। एक बारी में आप कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो? 1000 यूनिट का। ये EBQ है। तो जब भी मैं 1000 यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट करने से पहले मुझे मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, मुझे कुछ मशीन की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट कॉस्ट इज नोन एज सेटअप और प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसमें होता यह है कि देखिए अगर आपका लार्ज बैच साइज है, लार्ज बैच साइज, तो आपकी सेटअप कॉस्ट कम आएगी। और अगर आपका स्मॉल बैच साइज है तो सेटअप कॉस्ट ज़्यादा आएगी। समझाओ। लार्ज बैच साइज का मतलब ये है,
लार्ज बैच साइज का मतलब ये हो गया कि देखिए अगर आपके पास मान लो 10,000 यूनिट है, अगर आपके पास 10,000 यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट 10,000 है, नंबर ऑफ बैच कम है, कम बोले तो एक बारी में आप 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, तो कितने बार बैच बनाना पड़ेगा? कितने बैच बनेंगे? 2 बैच। एक बैच में 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, कितने बैच होंगे? 2 बैच। टोटल 10,000 यूनिट बनानी है पूरे साल में, और एक बार अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो 5,000 यूनिट बना दोगे। तो नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं? 2, कम है। अब मान लीजिए आपके पास वही 10,000 बनाने हैं, वही 10,000 यूनिट बनानी है, पर एक बारी में आप सिर्फ 1,000 यूनिट ही बनाते हो, तो मतलब नंबर ऑफ बैच कितने हैं? 10 है। अब ये है कि जब जब आप एक नया बैच का प्रोडक्शन करोगे तब तक सेटअप कॉस्ट आएगी। तो मान लीजिए अगर आपने 2 बैच बनाए, उस बैच में कितनी यूनिट बना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। उस बैच में कितनी यूनिट बना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये लैग कर रहा है। उस बैच में आप देखिए होता क्या है, स्मॉल बैच साइज का मतलब ये हुआ 10 बनानी है, एक बारी में आप 1,000 यूनिट बना रहे हो, का मतलब 10 बैच आपके बनेंगे। तो मतलब कितने बनेंगे? 10 बैच बनेंगे। अब देखिए सेटअप कॉस्ट कैसे होती है? सेटअप कॉस्ट होती है यूनिट के बेसिस पर नहीं, बैच की प्रोडक्शन के। अगर आप एक बैच बनाओगे तो एक बैच एक ही बार सेटअप कॉस्ट आएगी, 2 बैच होंगे तो 2 बार सेटअप कॉस्ट आएगी, 3 बैच होंगे तो 3 बार सेटअप कॉस्ट आएगी। मतलब जितनी बार आप बैच का प्रोडक्शन करोगे उतनी बार आपको मशीन की सेटअप कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, अंकड़ होगी। तो अगर आपके नंबर ऑफ बैच कम है तो सेटअप कॉस्ट कम आएगी, नंबर ऑफ बैच ज़्यादा है तो सेटअप कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये सर समझ में आया यहाँ तक? नहीं, मतलब कितने नंबर ऑफ बैचेस होंगे उसके हिसाब से सेटअप कॉस्ट आती है, यूनिट के हिसाब से सेटअप कॉस्ट नहीं आती। मैं एक बैच में 5,000 यूनिट बनाऊं या एक बैच में मैं 1,000 यूनिट बनाऊं, मेरी एक बैच की सेटअप कॉस्ट आएगी 1,000 रुपये। लेट्स सपोज 1,000 रुपये एक बैच की सेटअप कॉस्ट है। अब मैं उस बैच में 5,000 बना लूँ, 10,000 बना लूँ, 20,000 बना लूँ, एक बार अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करा तो 1,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब जब दूसरी बार प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो 1,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो यूनिट के बेसिस पर सेटअप कॉस्ट नहीं आती, कितने बार प्रोडक्शन आपने स्टार्ट करा, कितनी बार बैच का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बेसिस पर सेटअप कॉस्ट आती है। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद आता है सर आपके पास कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि भैया आपने यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको रखोगे कहाँ पर? इट रेफर टू दोज कॉस्ट फॉर इंकरिंग, मेंटेनिंग एंड होल्डिंग द यूनिट प्रोड्यूस। जो यूनिट आपने प्रोड्यूस करी उसको मेंटेन होल्ड करने का खर्चा। अब ये यूनिट के बेसिस पर आता है। ये किसके बेसिस पर आता है? यूनिट के बेसिस, बैच के बेसिस पर नहीं होगा कि आपके पास 10 बैच है। 10 बैच का मतलब है कि आप 10 बार प्रोडक्शन करोगे उस बैच में। हर एक बैच की प्रोडक्शन, हर एक बैच में 1,000 यूनिट है, 10 बैच में 10,000 यूनिट हुई, तो जब भी एक बैच का प्रोडक्शन होगा तो 1,000 यूनिट बनेगी, फिर अगली बैच का प्रोडक्शन होगा फिर 1,000 बनेगी। तो अगर आपके पास 10 बैच है या 20 बैच है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके पास कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है। जितनी ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कैरिंग और सेटअप कॉस्ट आएगी, जितनी कम यूनिट रहेगी उतनी कम ही सेटअप कॉस्ट आएगी। तो एक बारी में आप कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मैटर करता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज कि आपने एक बारी में 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करा। अब 1,000 यूनिट कैरी करना आसान है एज कम्पेयर टू अगर आप एक बारी में 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो। अब अगर मान लो आपने एक बारी में 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो उसको रखने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी ना, और 1,000 यूनिट को रखने की कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि 5,000 के हिसाब से हमें गोडाउन लेना पड़ेगा और वहाँ 1,000 के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो यूनिट के कंजम्पशन के बेसिस पर, यूनिट के बेसिस पर होती है कि कितने यूनिट आप एक बारी में प्रोड्यूस कर रहे हो। जबकि सेटअप कॉस्ट से यूनिट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताता है कितनी बार आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो उसके बेसिस पर सेटअप कॉस्ट आएगी। कैरिंग कॉस्ट आएगी एक बारी में आपने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करा उसके बेसिस पर सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आएगी। समझ में आया? दैट्स सो लार्ज बैच साइज है। लार्ज बैच साइज का मतलब कि एक बैच में आप 5,000 यूनिट बना रहे हो तो भैया आपकी कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। स्मॉल बैच साइज का मतलब एक बैच में आप 1,000 यूनिट बना रहे हो
कम यूनिट बना रहे हो तो आपकी कम आएगी कैरी। दिस इज द कंसेप्ट। इसमें 3 टाइप की कॉस्ट आती है, एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, सेटअप प्रोसेसिंग कॉस्ट या एंड कैरिंग कॉस्ट। ये 3 टाइप की कॉस्ट आती है। प्रोडक्शन कॉस्ट तो बेस्ड होती है कि पूरे साल में आपने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करा। प्रोसेसिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट बेस्ड है कि एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट करने पर आपकी आएगी। अब उसमें 5 बना लो, उसमें 10,000 यूनिट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन स्टार्ट करा, उससे पहले मशीन सेटअप करनी पड़ेगी, कॉस्टिंग करो। फिर अगली बार प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, फिर जितनी बार प्रोडक्शन करोगे स्टार्ट, जितनी बार अपने बैच का प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, उतनी बार सेटअप कॉस्ट आएगी। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक बार अगर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे एक बैच का, तो उस बैच का साइज कितना है, उस बैच में कितनी यूनिट बना रहे हो। जितनी ज्यादा यूनिट बनाओगे उतनी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट आएगी, जितनी कम यूनिट बनाओगे उस बैच में उतनी कम कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन। तो अगर लार्ज बैच साइज होगा, एक बारी में 5,000 यूनिट बनाओगे, तो नंबर ऑफ बैच कम होंगे, और कम बैच होंगे तो सेटअप कॉस्ट कम आएगी, और लार्ज बैच साइज होगा तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। अपोजिट रिलेशन होता है, राइट। अब सर यहां पर क्या है, ईबीक्यू। ईबीक्यू का मतलब है एक बारी में कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करूं जिससे मेरी सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। और सेम चार्ट है जो हमने ईबीक्यू में पढ़ा था, ईओक्यू में पढ़ा था, कि भाई कहां पर, जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वो आपका पॉइंट होगा, वहां पर आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तब जहां पर सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, वही आपका मिड वैल्यू पॉइंट होगा, वही पॉइंट सबसे कम कॉस्ट कर रहा। सेटअप कॉस्ट इंकर्ड होती है नंबर ऑफ बैच की वजह से, क्योंकि ये कॉस्ट इंकर्ड होती है हर बैच पर। नंबर ऑफ बैच ज्यादा तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ बैच कम तो सेटअप कॉस्ट कम होगी। जितने ज्यादा बैच होंगे उतनी बार आपको बैच का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट इंकर्ड होती है नंबर ऑफ यूनिट की वजह से, जो ज्यादा कैरी करने से ज्यादा कॉस्ट आएगी। जितनी यूनिट बढ़ाओगे एक बैच में उतनी कैरी करने की कॉस्ट ज्यादा आएगी। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं, जो फॉर्मूले हमने सेम डिस्कस करे थे एज कंपेयर टू मटेरियल चैप्टर, वही फॉर्मूले है। एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं एंड देन फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एक दो खत्म हो जाएगा सर ये चैप्टर। ईबीक्यू निकालने के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, वही है। 2 था वहां पर, ओ की जगह ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह यहाँ सेटअप कॉस्ट आता है, और यहाँ उधर भी कैरिंग कॉस्ट था, यहाँ भी कैरिंग कॉस्ट। तो 2AO नहीं है, 2AS डिवाइड बाय सी। ए का मतलब है एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, एस का मतलब है प्रोसेसिंग कॉस्ट सेटअप कॉस्ट, एंड सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। 2AS डिवाइडेड बाय सी रूट में ईओक्यू। सर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, जो भी आपका प्राइस होगा है ना, उसको कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम ईओक्यू में कैरिंग कॉस्ट निकालते थे वैसे ही यहाँ पर भी निकाल सिमिलर कहा। सर वहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते थे, तो कितने ऑर्डर आपको प्लेस करने पड़ेंगे, कितनी बार ऑर्डर प्लेस करें। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन निकालना होगा। प्रोडक्शन रन का मतलब है, प्रोडक्शन रन का मतलब ऑप्टिमम रन का मतलब है, अगर आपको 10,000 यूनिट बनानी है, एक बारी में आप 1,000 यूनिट बनाते हो, तो कितनी बार आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, 10 बार। 10,000 यूनिट बनानी है टोटल, और एक बारी में प्रोडक्शन स्टार्ट करने पर 1,000 ही यूनिट बनाते हो, तो कितनी बार प्रोडक्शन करनी पड़ेगी रन, 10 बार। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। 10,000 यूनिट बनाऊंगा, एक बारी में 1,000 बनाऊंगा, 10,000 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, ठीक है सर। एग्जाम्पल की तो 10,000 टोटल प्रोडक्शन करनी है, 1,000 एक बारी में करता हूँ, तो 10 आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन करना। सेटअप कॉस्ट कैसे निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट देख लो। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें जो लॉट साइज होता है उसको 2 से डिवाइड करना होता है, एवरेज निकालना होता है, और मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर एनम का मल्टीप्लाई, सेम एज टू ईओक्यू। सेटअप कॉस्ट निकालने के लिए आप देखो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने हैं, क्योंकि सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के बेसिस पर होगा। कितनी बार आप प्रोडक्शन करोगे उतनी बार सेटअप कॉस्ट आएगी। तो एक बार प्रोडक्शन करने में सेटअप कॉस्ट कितनी है, और आपने कितनी बार प्रोडक्शन करा, मल्टीप्लाई कॉस्ट। सिंपल सिंपल टॉपिक है। अगर आज मैं एक बार प्रोडक्शन कर रहा हूं तो अगला प्रोडक्शन कितने दिन बाद होगा, तो बोलते हैं इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन। अगर आज मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं तो कितने दिन बाद मैं दूसरा प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। 365 दे और कितने नंबर है, मान लो 365 दिन में आपको 10 बार प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो एक अभी आज करोगे तो अगला 36.5 दिन बाद, 37 दिन बाद दूसरा प्रोडक्शन स्टार्ट। दैट इज कॉल्ड इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन, प्रोडक्शन रन। अगर मैंने आज प्रोडक्शन स्टार्ट करा तो अगला प्रोडक्शन मैं 37 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पूरे साल में मुझे 10 प्रोडक्शन कर। क्या आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, क्या आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का समझ में आ गया कंसेप्ट, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर तो पूछ। ठीक है जी, डाउट वाउट पूछ लेना जब भी हो, कमेंट वगैरह आप।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रैक्टिस करने के पर्पज से है, तो इसमें कुछ वो नहीं है कि यार ये कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा बुक पे, दिक्कत नहीं। बट अभी यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ से है क्वेश्चन, वो अलग से बुक मिल जाएगी आपको फास्ट ट्रैक। एसेट केवीसी बियरिंग लिमिटेड इज कमिट टू सप्लाई 48 ईयर बियरिंग पर एनम। एक साल में 48 ईयर बियरिंग को सप्लाई करना है तो उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एसेट के एम आर फैन ऑन अ स्टडी डेली बेसिस पे करना है। इट एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट ऑफ वन एज एन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट आपकी 1 रुपये है 1 महीने की। अगर मैं एक बियरिंग 1 महीने तक कैरी करूं, होल्ड करूं, तो 1 रुपये की कॉस्ट आएगी, तो पूरे साल की कितनी आएगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रुपये की। दैट सेटअप कॉस्ट ऑफ द पर रन, एक बार सेटअप करने एक रन पे 3200 रुपये की कॉस्ट आएगी सेटअप कॉस्ट। डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग, एक बारी में कितने बियरिंग का प्रोडक्शन करूं। EBQ निकालना है, क्या निकालना है दोस्त, EBQ। जल्दी से निकालेंगे, सामने आपके पास क्वेश्चन है। 48,000, 12 और 3200, 12 है कैरिंग कॉस्ट है, वो 1 महीने की दे रही है, तो हमें साल की निकालनी है। जल्दी से आंसर बताएंगे। एनुअल प्रोडक्शन आपके पास 48,000 है, कैरिंग कॉस्ट आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 12 पूरे साल की 12 रुपये आ गई, और सेटअप कॉस्ट जो है आपके पास 3200। पहला कह रहा है EBQ, 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय S डिवाइड बाय C मल्टीप्लाई बाय 48,000 बाय 12 डिवाइड बाय C का मतलब हो डिवाइड 32 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 48,000 मल्टीप्लाई 3200 डिवाइड बाय 12 एंड देन रूट। क्या आ जाएगी भाई 5060। ये तो एक बारी में इतनी यूनिट का आपको प्रोडक्शन करना है। सर अगर एक बारी में इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने होंगे बताओगे जरा, पर प्रोडक्शन। तो देखिए हमें पूरे साल में 48,000 प्रोडक्शन करने हैं, और एक बारी में करना है 5,060। आपको कितनी बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 48,000 डिवाइड बाई 5060, आपके पास जाएगा 9.48, मतलब 10 ना, अप्रॉक्स कर देंगे क्योंकि 9.4 है तो प्रोडक्शन करेंगे नहीं, अप्रॉक्स 10 कर देंगे। कह रहा है इंटरवल निकालना है बिटवीन टू ऑप्टिमम रन, इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम, इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन। कैसे निकलेगा, 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में आपको 10 बार प्रोडक्शन करना है, इसका मतलब 36.5 डे में अगला प्रोडक्शन स्टार्ट करना हो, हर 36.5 दिन में अगला प्रोडक्शन आया। अब ये तीसरा पॉइंट कहता है मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट निकालो, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, उससे पहले तो सेटअप कॉस्ट निकाल लो, क्योंकि एट लेवल ऑफ EOQ, एट लेवल ऑफ EOQ EBQ आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी, तो सेटअप कॉस्ट कैसे निकालोगे। अब सेटअप कॉस्ट सर आप वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट एक साथ वाला, एट EBQ 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई O था, O की जगह ऐसा जाएगा, और यहाँ C आ जाएगा, O की जगह से वैसा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 48,000 मल्टीप्लाई बाई 3200 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड रूट। क्या आ गई आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 40,000 मल्टीप्लाई जाएगी 60,715। यह तो आपकी आपकी कैरिंग कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो आएगी। ओह प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दे रखी, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हमें प्राइस नहीं दे रखा कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो यही आपकी मिनिमम कॉस्ट मानी जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट का डाटा नहीं दिया हुआ, तो हम इसी को 60,715, डाटा नहीं दिया हुआ ना उसका, डाटा दिया होता तो बात अलग थी।
ये आ गया सर, खत्म हो गया जी क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए सर, 9th क्वेश्चन करिए। सामने आपके 9वां क्वेश्चन है, एक बार देखिए इसको। 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको एक नई चीज पता चलेगी। कहता है, ध्यान दीजिए। DHI लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सेंट स्टेंट स्टेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। दैट इज यूज बाय द हॉस्पिटल इन हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी में स्टेंट का यूज किया जाता है, यहाँ पर लगाया जाता है। जो आपका अगर मान दिल आपका रुक जाता है तो क्या देता है, तो आपसे दर्द करने लगता है। इस हिसाब से यही है। As per the estimate provided by the Pharmaceutical Industrial Bureau, there will be a demand of 40। अब मेरी बात को ध्यान समझ। यहाँ पर मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था और यहीं पर स्टूडेंट गलती भी करते हैं, इसलिए मैं इसको फास्ट ट्रैक में भी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर। देखिए 40 मिलियन की डिमांड है टोटल। कितने चाहिए स्टेंट? क्या आप उस डिमांड को पूरा मीट करोगे? दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड। आप समझिए इस बात को, मैंने उस दिन भी आपको क्लास में समझाया था कि 40 मिलियन डिमांड है। सर हमारी कैपेसिटी इतनी थोड़ी होती है कि हम 40 मिलियन डिमांड को पूरा कर पाए। हमारी कैपेसिटी कितनी है? कहता है GH लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 2.5 शेयर ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड। टोटल मार्केट डिमांड का 2.5% ही हम मार्केट शेयर कैप्चर करते, इतना ही हमारा बिकता है। समझ में आ रहा है? पूरे मार्केट की 40 मिलियन डिमांड है, जिसमें से 2.5% ही हमारा शेयर है। भाई 40 मिलियन डिमांड है उस टेंट वाले चीज की, जो कि पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए है। और हमारा पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिर्फ 2.5% ही शेयर है। 2.5% शेयर का मतलब जितनी भी डिमांड आती है उसमें 2.5% हमारा बिकता है, हमारी कंपनी का बिकता है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी डिमांड और एनुअल प्रोडक्शन बराबर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। डिमांड का मतलब है इंडस्ट्री डिमांड, एनुअल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपकी कंपनी ने कितना प्रोडक्शन करना है, उसमें से 2.5% करना है। सर कितना करना है? 2.5%। तो एनुअल प्रोडक्शन कितना आएगा? आप कहोगे 40 मिलियन, 40 लाख, और उसका 2.5%। 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूनिट आप बनाकर दोगे इंडस्ट्री को। क्या समझ में आया नहीं आया? तो डिमांड को कभी भी एनुअल प्रोडक्शन नहीं देना। एस्टिमेटेड द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ दे रखी है 1.5 रुपये पर मंथ दे रखी है। तो कैरिंग कॉस्ट 1.50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, पूरे साल की आ जाएगी। और आपका सेटअप कॉस्ट कितनी दे रखी है? सेटअप कॉस्ट दे रखी है 225 दे रखी है। 1.5 मल्टीप्लाई में 12, 18 आ गई। अब आप निकालो EB क्यों।
2 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 18 एंड देन रूट। चालीस 4 करोड़ 10 लाख होते हैं। ठीक है सर, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 लाख, तब 4 करोड़ हो गया, एक जीरो कम लगा गया, यहाँ 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख यूनिट। 10 लाख मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 18 रूट 5,000, तो आपके पास आ गया 5,000। एक बारी में आप इतने यूनिट का प्रोडक्शन कर। अब आपसे ये कह रहा है कि भाई व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पूछ रहा है, ना कि टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, होल्डिंग पूछ रहा है। तो मुझे टोटल भी निकालनी पड़ेगी। कह रहा है अगर एज्यूम करो 4,000 लॉट साइज है तो आपके पास क्या कॉस्ट आएगी, फिर एक्स्ट्रा पार्ट निकालो, तो टोटल ही निकाल देता हूँ। सबसे पहले निकाल लो सर, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बोल रहा है ना, तो यहाँ पर आप निकालो सबसे पहले तो सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट के लिए मुझे नंबर ऑफ देखने पड़ेंगे, बैच कितने बनाऊंगा। तो 5,000 है, 10 लाख यूनिट बनाना है, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाई 5,000 कर देंगे तो 200 आएगा सर। नंबर ऑफ सेटअप कितना है 200, और एक बारी में आपकी कॉस्ट आ रही है 225 रुपये। क्या आ गई सेटअप कॉस्ट, समझ में आया नहीं आया? 200 कैसा आया, 45,000 रुपये की। सर आपको 10 लाख यूनिट बनानी है और एक बारी में आप 5,000 यूनिट बना रहे हो, तो 200 बार आपको बैच यूनिट प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर आएगा आपके पास कैरिंग कॉस्ट, मतलब ये होल्डिंग कॉस्ट है और यही मिनिमम होगी, यही मिनिमम होगी। तो आंसर के हिसाब से ये दूसरा है तुमसे पूछा गया। पहले तो जो लॉट साइज है 5,000 उसका कर दो आधा, और फिर मल्टीप्लाई करो 18 से कैरिंग कॉस्ट। 5,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 45,000। दोनों बराबर आते हैं एट EOQ लेवल। सर अब बताइए सर टोटल कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पर? क्या आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है? नहीं दे रखी, तो नहीं दे रखी तो उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि दोनों के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट सेम होती है। लॉट साइज चाहे कैसा भी हो, प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहती है। टोटल कॉस्ट आपके पास 45,000 प्लस 45,000, 90,000 रुपये की हो गई। क्या आपकी प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट में दोनों मिलाकर। अब आपका तीसरा पार्ट में कह रहा है लॉट साइज अगर आपका 4,000 हो गया, अगर आपका 4,000 का लॉट साइज है तो ऐसे केस के अंदर अब आपकी सेटअप कॉस्ट क्या होगी? अब मुझे बताओ कितने सेटअप करने पड़ेंगे? वही 10 लाख यूनिट बनाने के लिए डिवाइड बाई 4,000 करूंगा तो अब 250 बार सेटअप बैच बनाना पड़ेगा, 250 बैच। और एक बारी में सेटअप कॉस्ट आ रही है आपकी 225 रुपये की। 250 मल्टीप्लाई 225 के हिसाब से 56,250, ये आपकी सेटअप कॉस्ट है। और कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी? जो भी लॉट साइज होगा उसको डिवाइड करेंगे पहले 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, आ गई 36,000। अब आपकी यहाँ पर 4,000 के लॉट साइज में टोटल कॉस्ट कितनी? 56,050 और 36,000, 92,250। तो मेरे हिसाब से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड हो रही है एट 4,000 लेवल ऑफ, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो रही है इधर? 92,250 आया, और वहां पर आ रहा है 90,000। इसका मतलब आपको 2,250 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी अगर आप 4,000 के लॉट साइज पे जाओगे। तो कोई डिस्काउंट भी दिया है क्या उन्होंने?
नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। अगर कह रहा है 4000 का लॉस है तो हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी इंकर्ड एज कम्पेयर टू ऑप्टिमम रन, तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी? 2250 रुपये की। तो ये सर समझ में आया या नहीं आया? आ गया, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से सर ये होते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। AUX लिमिटेड हैज ए एनुअल डिमांड, डिमांड फिर मैं कह रहा हूं डिमांड इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन। डिमांड का मतलब है इंडस्ट्री डिमांड, और प्रोडक्शन का मतलब है जो आप कर रहे हो, हमें उससे मतलब है। एक सिंगल कस्टमर, एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर 60,000 कोविड वैक्सीन। द कस्टमर प्रीफर टू ऑर्डर अ लॉट ऑफ 15,000 वैक्सीन पर ऑर्डर। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वैक्सीन इज 5,000 पर वैक्सीन। प्रोडक्शन कॉस्ट इस बार दे दी है। सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन कोविड वैक्सीन 4800 रुपये, एक बार सेटअप करने की कॉस्ट 4800 है, और कैरिंग कॉस्ट है 12 रुपये पर वैक्सीन पर मंथ। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे साला। अब हो क्या रहा है कि AUX लिमिटेड के पास, AUX लिमिटेड हैज एन एनुअल डिमांड फॉर अ सिंगल कस्टमर। पूरी लाइन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एक AUX लिमिटेड है, मान लो आप AUX लिमिटेड हो और मैं वो सिंगल कस्टमर हूं जो आपको 60,000 की डिमांड कर रहा हूं। सिर्फ आपके लिए है ये डिमांड, समझ में आ रहा है? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वो इंडस्ट्री डिमांड है या स्पेशली आपके लिए है। अगर वो स्पेशली आपके लिए डिमांड है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ कि एक सिंगल कस्टमर AUX लिमिटेड को 60,000 की कोविड वैक्सीन की डिमांड कर रहा है, इतना मुझे आप ला कर दो, तो वो उतना यूनिट का प्रोडक्शन करेगा नहीं करेगा? तो उसके लिए ये डिमांड क्या बन जाएगी? अब एनुअल प्रोडक्शन बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि क्या किस चीज़ पे पॉइंट करना है, कि कहाँ इंडस्ट्री के लिए है, कहाँ ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, उसमें से हमारा शेयर कितना है, और कहाँ हमारे लिए स्पेशल डिमांड के लिए हो रही है। ये हमारी स्पेशल डिमांड के लिए है, तो एनुअल डिमांड अब आपके पास 60,000 का। कस्टमर रिफर टू ऑर्डर और लॉट साइज ऑफ, लॉट साइज भी आपको दे रखा है जी, 15,000 वैक्सीन पर ऑर्डर। एक और बार ऑर्डर देने 15,000 वैक्सीन का करता है, ठीक है। तो पहले मैं अपना लॉट साइज निकाल लेता हूँ, एंड देन फिर कस्टमर के लॉट साइज पे काम करते हैं, फिर देखते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 5,000। अब इसमें टोटल कॉस्ट निकालेंगे, प्रोडक्शन भी जोड़ेंगे। सेटअप कॉस्ट आपको दे रखा है 4800 और ये 12 दे रखा है, तो मतलब कैरिंग कॉस्ट आपके पास 12 मल्टीप्लाई पे 12 आ जाएगा 144, और सेटअप कॉस्ट आपको 4500 रुपये दे रहा है। पहले तो मैं अपनी निकाल लेता हूँ ई, 2 मल्टीप्लाई बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4500 डिवाइड बाय 144 एंड आ गया 1936। एक बारी में इतने यूनिट का ऑर्डर। अब यहाँ पर आप निकाल लो सर सेटअप एंड कैरिंग कॉस्ट एक साथ। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4500 मल्टीप्लाई बाय 144 एंड, एक मिनट देना, एक मिनट कॉल आ रहा है इनको। $2,78,854 ये आपके पास सेटअप कॉस्ट आ गई, और यहाँ आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है? 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और एक बार जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 5,000 रुपये की है। 60,000 यूनिट का आपको प्रोडक्शन करना है, और एक प्रोडक्शन कॉस्ट है 5,000 यूनिट की। 80 आ गए भाई। थर्टी करोड़ आ गया, 30 करोड़। सर
अब आ जाते हैं जरा, अगर आपका लॉट साइज 15,000 का हो तो क्या होगा? एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी? लॉट साइज 15,000 का हो। सेकेंड कौन पॉइंट एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाले? सबसे पहले तो भैया सेटअप कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। क्यों? कि भाई अब आपको 60,000 यूनिट का ऑर्डर चाहिए, एक बारी में 15,000 यूनिट का ऑर्डर मंगा रहे हो, ये आपका नंबर ऑफ सेटअप और मल्टीप्लाई बाय 4500। 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 रहेगा नंबर ऑफ सेटअप। 4 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। वो 4800 है क्या? कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते। 4800 हो गया, आ गया 19,200। तो यार ये 4800 है। 2 मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई 4800 मल्टीप्लाई 144 40 80। ठीक कर लो। अभी मैंने 4500 कर मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई 4800 डिवाइड बाई 144 2000। एक्यूरेट है? ठीक है। क्या आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 30 करोड़ 2,88,000 इस तरीके से। अब कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट आपके पास है 8,000 डिवाइड बाई 15। कैरिंग कॉस्ट पहले लॉट साइज कितना है 15,000 का, उसको करेंगे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 144 से। ठीक है सर, 15,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 144 आ गया भैया 1,08,000। ऐसे परचेज कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब भी हम एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो परचेज कॉस्ट दोनों में उतनी ही आएगी, इधर भी 30 करोड़ की इधर भी 30 करोड़ की, तो उससे तो कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं ना एक्स्ट्रा में, तो निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा लिख दो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपके आ जाती है 1,08,000 प्लस 19,200। 1,08,000 प्लस 19,200 आ जाएगा 1,27,000। 1 लाख नहीं, 10,08,000 तक 80,000। 10 लाख 10 लाख। दोस्त इस दोनों को कंपेयर कर लो आप। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ गई? 8,11,200। इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हो रही है अगर आपका 15,000 यूनिट का आउटपुट हो। और इस तरीके से आपका खत्म हो गया सर चैप्टर। ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट। आज के लिए ठीक है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, इसके बाद अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें जो कंसर्न करनी थी मैंने आपको बता दिया, डिमांड क्या होता है, आपके लिए डिमांड क्या होती है, सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड